हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। कल हमने बीएनएसएस के डेफिनेशंस को स्टार्ट किया था, तो आज हम वहीं से रिज्यूम करेंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर बीएनएसएस ने किसी टर्म को डिफ़ाइन कर दिया है, तो जहाँ भी वो टर्म बीएनएसएस में यूज़ करी गई है, तो हमें वही मीनिंग उसको देना है जो कि डेफिनेशन में दिया हुआ है। अगर कोई टर्म बीएनएसएस ने डिफ़ाइन नहीं करी है, तो एज़ पर सेक्शन 2 सब क्लोज 2 अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांसपोर्टेशन क्लोज हम वो डेफिनेशन या तो भारतीय न्याय संहिता से ले लेंगे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से ले लेंगे, अगर वहाँ पे वो टर्म डिफ़ाइन करी गई है। बट हमारे पास ये सिनेरियो भी हो सकता है कि कोई डेफिनेशन ऐसी है जो कि ना तो बीएनएसएस ने डिफ़ाइन करी, ना बीएनएस ने डिफ़ाइन करी और ना ही आईटी एक्ट ने डिफ़ाइन करी। तो इन दैट केस हम उस टर्मिनोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से लेंगे? तो अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉजेज एक्ट हम उसकी डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट से लेंगे अगर वहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी डिफ़ाइन करी गई है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में काफ़ी सारी डेफिनेशंस प्रोवाइड करी गई हैं, तो अगर किसी भी एक्ट में, नॉट ओनली दिस एक्ट, किसी भी एक्ट में अगर कोई टर्म डिफ़ाइन नहीं है, तो अगर वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफ़ाइंड है तो हम उसकी डेफिनेशन वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है, तो हम कोई भी लीगल डिक्शनरी से भी डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, या फिर अगर कोई हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें डिफ़ाइन करी हुई है तो वो भी ले सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने डिफ़ाइन करी तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल दीज डेफिनेशंस आर वैलिड डेफिनेशंस। अब हमने कल सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में डेफिनेशंस को स्टार्ट किया था। हमने 2 डेफिनेशंस कर ली थी, आज हमें थर्ड डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सी में डिफ़ाइन करा गया है उसमें 2 डेफिनेशंस हैं, एक है बेलेबल ऑफेंस और एक है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो हम देखते हैं कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है। तो ये कहते हैं बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब हमने कल देखा था कि बीएनएसएस में 2 शेड्यूल हैं, तो जो फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंसेस को बेलेबल दिखाया गया है उन ऑफेंसेस को हम कहेंगे बेलेबल ऑफेंसेस, और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कोई स्पेशल लॉ और लोकल लॉ भी हो सकता है, जैसे एनडीपीएस हो गया। तो ऐसे स्पेशल लोकल लॉज होंगे जिन्होंने भी अपने ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन को प्रोवाइड किया होगा कि ये जो ऑफेंस वो क्रिएट कर रहे हैं ये बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। ठीक है, तो अगर उस स्पेशल और लोकल लॉ ने भी बेलेबल ऑफेंस को प्रोवाइड किया हुआ है तो वो भी इस डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब हो गया? एक तो वो बेलेबल ऑफेंस जो कि बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइडेड है, या स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर बेलेबल ऑफेंस प्रोवाइडेड है, तो वो दोनों ऑफेंसेस को हम बीएनएसएस के पर्पज़ के लिए बेलेबल ऑफेंस ही मानेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने बोल दिया नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा? मीन्स एनी अदर ऑफेंस। तो जो बेलेबल नहीं है वो क्या हो जाएगा? नॉन बेलेबल हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं कि बेलेबल और नॉन बेलेबल की जो हमने क्लासिफिकेशन बनाई है, इसको बनाने का हमारा पर्पस क्या था? जो हमारे लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, पेटी ऑफेंसेस हो गए, ठीक है, नॉन सीरियस ऑफेंसेस हो गए, उनको हमने जब क्लासिफिकेशन करी तो हमने उनको बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाल दिया। बिकॉज बेलेबल ऑफेंसेस में जो आपको बेल मिलती है वो एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है। बेल लेना आपका राइट है। अगर आपने कोई बेलेबल ऑफेंस कर दिया तो आप पुलिस से भी बेल ले सकते हो, अगर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अगर ट्रायल चल रहा है तो आप कोर्ट से भी बेल ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है वो क्या है? हमारे जो सीरियस ग्रेव ऑफेंसेस हैं वो है। तो इन केसेस में विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट आपको बेल नहीं मिल सकती। यही डिफरेंस है इनके क्लासिफिकेशन में कि बेलेबल ऑफेंसेस में आपको एज अ मैटर ऑफ राइट बेल मिलेगी, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपको जो बेल है वो ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट मिलेगी। ठीक है, जो बेल का राइट है वहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन आ जाती है, कोर्ट की मर्जी है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस सर्कमस्टांसिस आपको बेल दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। ठीक है, तो ये हमारी होगी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इसको हमें ध्यान से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई
2D में बेल बॉन्ड। अब ये जो डेफिनेशन है ये पहले CRPC में नहीं थी, इसको BNSS में फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया है। तो बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। अब इसको हम जो ई डेफिनेशन है उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ई डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है बॉन्ड, ये भी CRPC में पहले डिफाइन नहीं था, इसको भी फर्स्ट टाइम BNSS में ही डिफाइन किया गया है। एंड इट मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। तो बेल बॉन्ड और बॉन्ड दोनों क्या है, ये एक तरह की श्योरिटी है, लेकिन जो बॉन्ड है उसमें आपका पर्सनल बॉन्ड है या आपकी अंडरटेकिंग है कि मैं जो भी किसी पर्पज़ के लिए मैं अपनी बेल बॉन्ड दे रहा हूँ तो वो मैं उस पर्पज़ को पूरा करूँगा, ठीक है। बॉन्ड में आपकी पर्सनल श्योरिटी होगी और बेल बॉन्ड में कोई और पर्सन आएगा आपके लिए श्योरिटी देने के लिए, ठीक है। ये डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई ऑफेंस किया, तो अगर उसमें मैं ही खुद बॉन्ड दे रही हूँ कि मैं इतने रुपीज़ का बॉन्ड दे रही हूँ ताकि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे मैं आऊँगी, प्रेजेंट रहूँगी और मैं फुली कोऑपरेट करूँगी विद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज विद द कोर्ट, ठीक है। अगर मैं खुद भी आ रही हूँ या मेरी जगह कोई और पर्सन भी आ रहा है, तो वो जो अदर पर्सन है वो क्या होगा, श्योरिटी होगा, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड देगा उसको क्या कहेंगे हम, बेल बॉन्ड। और जो मैं खुद अपनी अपीयरेंस के लिए दे रही हूँ वो क्या होगा, बॉन्ड, क्योंकि मेरी पर्सनल बॉन्ड है। जब दूसरा पर्सन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, श्योरिटी। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में गारंटी का कंसेप्ट है, तो उसमें क्या होता है कि जो पर्सन लोन ले रहा है उसके साथ एक गारंटर भी लिया जाता है टू एंश्योर कि वो पर्सन क्या है जो पेमेंट है वो बाद में कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरी तो प्रिंसिपल लाइबिलिटी हो गई। अब मैंने जो प्रॉपर्टी रखी है कोर्ट बैंक के पास, मॉर्गेज कर दी, चार्ज क्रिएट कर दिया मैंने, बट वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इन केस ऑफ माय डिफ़ॉल्ट उस प्रॉपर्टी से अमाउंट रिकवर किया जा सके। तो बैंक क्या करेगा, बैंक मुझे कहेगा कि आप एक गारंटर लाओ। गारंटर के पास कोई प्रॉपर्टी हो या वो अपना कोई FD रख दे, कोई भी श्योरिटी दे, ताकि अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया और मेरी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद भी अमाउंट रिकवर नहीं हो सकता, तो जो गारंटर है उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके बैंक ने मुझे जितना लोन दिया था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो रिकवर किया जा सके, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हम क्रिमिनल लॉ में इस तरह यूज़ करते हैं कि अगर मेरी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए मैं खुद अंडरटेकिंग दे रही हूँ या मैं खुद पर्सनल बॉन्ड दे रही हूँ तो उसको कहेंगे बॉन्ड। अगर मेरे साथ कोई और पर्सन आकर अपना श्योरिटी दे रहा है तो उसको कहेंगे बेल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन करी है इन्होंने बॉन्ड और बेल बॉन्ड की, तो आगे जाके हम जो BNSS की प्रोविजंस को देखेंगे, पहले CRPC में लिखा होता था विद और विदाउट श्योरिटीज़, तो अब इन्होंने जब BNSS बनाया तो उसमें लिख दिया विद बॉन्ड और बेल बॉन्ड, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड होगा वो हमेशा विदाउट श्योरिटीज़ होगा और बेल बॉन्ड होगा वो विद श्योरिटीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है चार्ज। तो अगर कोई भी ऑफेंस किया किसी पर्सन ने, कोर्ट उसका ट्रायल करेगी तो पहले चार्ज बनाएगी। चार्ज बनेगी ऑफेंसेस के जो कि भारतीय न्याय संहिता में या स्पेशल और लोकल लॉ में कोई ऑफेंस बना हुआ है, ठीक है। तो चार्ज में क्या होगा, इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन, ठीक है। अब किसी पर्सन ने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस भी वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने मर्डर किया, फिर उसने रॉबरी करी और ग्रीवियस हर्ट कर दिया, अब भी काफ़ी सारे ऑफेंसेस हैं, तो एक चार्ज भी चार्ज में ही आएगा और मल्टीपल चार्जेस भी चार्ज की डेफिनेशन में ही आएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो चार्ज है ना, जैसे BNS में एक सेक्शन है जो डिफ़ाइन कर रहा है ऑफेंस को, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मर्डर है, फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो उसकी पुनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि पुनिशमेंट फॉर मर्डर, तो जो चार्ज लगता है वो हमेशा पुनिशमेंट सेक्शन का लगता है, ठीक है, डेफिनेशन वाले सेक्शन का नहीं लगेगा, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में एक तो होता है बेलेबल, नॉन बेलेबल, और एक होता है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। तो हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है।
तो cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with first schedule or under any other law for the time being enforce, arrest without warrant. ठीक है, तो कह रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कह लो या कॉग्निजेबल केस कह लो, वो क्या होगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइडेड है और उन ऑफेंसेस में जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट. ठीक है, अब इसको हम रेड विद करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ओ, जिसमें डिफाइंड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. ठीक है, तो हम इसकी भी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. तो हमें इनके डेफिनेशन को पढ़ने से ही क्लियर हो गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस वो होगा जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस क्या होगा जिसमें पुलिस के पास पावर टू अरेस्ट नहीं है विदाउट वारंट. ओके, तो अभी जो हमारे सीरियस ऑफेंसेस हैं वो आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में, ताकि पुलिस जो ऑफेंडर्स हैं उनको फटाफट अरेस्ट कर सके, उनको कोर्ट की परमिशन ना लेनी पड़े. ठीक है, तो हमने अपने सारे सीरियस ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल बनाया है और जो हमारे नॉन सीरियस ऑफेंसेस हैं उनको हमने नॉन कॉग्निजेबल बनाया है. ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या है, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, आपको ये बताना होगा कि इसकी अरेस्ट रिक्वायर्ड क्यों थी. ओके, तो ये हमारी हो गई अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस. अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, दैट इज़ ऑफ कंप्लेंट. कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in writing, इनको आप अंडरलाइन कर लेना, to a magistrate with the view to his taking action under this संहिता that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report. ओके, तो इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे. तो कंप्लेंट का मतलब क्या है, एनी एलिगेशन, आपने कोई एलिगेशन लगाया है, कोई दोष लगाया है किसी पर. ठीक है, अब वो आप कैसे लगा सकते हो, ओरली भी कर सकते हो और राइटिंग में भी कर सकते हो. किसके सामने करोगे, तो टू अ मैजिस्ट्रेट. तो या तो आप मैजिस्ट्रेट को ओरली बोल देते हो कि उस पर्सन ने ये ऑफेंसेस करे हैं, ठीक है, वो भी कंप्लेंट होगी, या आप उसको रिटर्न में दे देते हो तो वो भी कंप्लेंट होगी. अब आप जो कंप्लेंट है वो क्यों दोगे, ताकि विद द व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता. अब हिज क्या है, ये मैजिस्ट्रेट के लिए यूज़ हुआ है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो आपकी कंप्लेंट के ऊपर अंडर दिस संहिता कुछ एक्शन ले. दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, कि कोई पर्सन है, चाहे वो नोन है, आपको पता है उसकी आइडेंटिटी की, जो अक्यूज्ड है वो कौन है, चाहे आपको नहीं पता वो अननोन पर्सन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बाइक चोरी हो गई, आपको नहीं पता कि किसने चोरी करी, तो वो जो आपकी कंप्लेंट होगी वो होगी अगेंस्ट अननोन पर्सन. ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने एक ऑफेंस किया है, ये आप कंप्लेंट कर रहे हो. तो ये होगी कंप्लेंट की डेफिनेशन. कंप्लेंट क्या हो गई, पहली बात वो एक एलिगेशन है. वो कैसे हो सकती है, आप ओरली भी एलिगेशन लगा सकते हो, रिटन में भी लगा सकते हो. जो कंप्लेंट है वो आपको किसको करनी है, वो आपको करनी है मैजिस्ट्रेट को. मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट को जो आप कंप्लेंट कर रहे हो, किस पर्पज़ के साथ कर रहे हो, तो आपका पर्पज़ ये है कि वो आपकी कंप्लेंट के ऊपर कुछ एक्शन ले, ताकि आपने जो कहा है कि इस अक्यूज ने, चाहे आपको उसकी आइडेंटिटी नोन है चाहे अननोन है, उसने ये ऑफेंसेस करे हैं. ठीक है, लेकिन इसी डेफिनेशन में इन्होंने बता दिया कि कौन सी चीज़ है जो कंप्लेंट नहीं होगी. तो इन्होंने क्या, बट डज़ नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट. अब पुलिस रिपोर्ट क्या है कि हमारी क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम पुलिस के पास चले जाएं एफआईआर नोट करवाने के लिए, या हम कोर्ट में चले जाएं कंप्लेंट लॉन्च करवाने के लिए. अब हमने ऊपर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन देखी थी. जो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस के लिए हमेशा एफआईआर होगी. एफआईआर कभी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए नहीं हो सकती. तो
जो हमारी कंप्लेंट है वो हम कॉग्निजेबल के लिए भी कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी जब हमने एफआईआर लॉन्च कर दी तो एफआईआर के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है। जो वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है उसको हम कंप्लेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता दी। अब इसके साथ ना हमें एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। तो पहले एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ये एक्सेप्शन समझ आ जाएगी। A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. अब आप गए पुलिस के पास, आपने एक कंप्लेंट लॉन्च करवा दी। ठीक है, पुलिस ने कर ली, उसके ऊपर आपकी रिपोर्ट नोट कर ली, पुलिस ने उसके ऊपर करा इन्वेस्टिगेट। अगर तो इन्वेस्टिगेशन के बाद बनता है कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कमिट हुआ है, फिर तो वो एफआईआर लॉन्च कर लेंगे। ठीक है, एफआईआर लॉन्च करने के बाद उनकी पुलिस रिपोर्ट आ जाएगी। बट अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको लगता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एफआईआर के केस में जो एफआईआर है वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पुलिस को लगा कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस केस में वो एफआईआर तो कर नहीं सकते। तो उनकी वो जो रिपोर्ट होगी उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डीम्ड कंप्लेंट समझ लेंगे। उनकी पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाएगा, और जो पुलिस ऑफिसर है जिसने वो पुलिस रिपोर्ट दी है कोर्ट को, उसको क्या मान लिया जाएगा, कंप्लेनेंट। ओके, तो जो ये डीम्ड कंप्लेंट वाली पुलिस रिपोर्ट है वो तो हमारी कंप्लेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को लगता है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कमिट हुआ है, और उसके ऊपर फिर जो पुलिस रिपोर्ट दी जा रही है वो पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कंप्लेंट की डेफिनेशन। उसके बाद आ गई हमारी न्यू डेफिनेशन, जो कि पहले सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट इज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट। तो क्या चीज़ आएंगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और वो कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। रिटन कैसे, फॉर एग्जांपल हमने किसी को कोई मैसेज भेजा, ठीक है, वर्बल ऑडियो भेजी। ठीक है, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन, कोई पिक्चर है, वीडियोग्राफी हो गई, वो इसमें बाद में भी आ जाएगी वैसे, और वीडियो कंटेंट। तो इन्होंने क्या है, इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया इस डेफिनेशन को, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि इस डेफिनेशन से बाहर रह जाए। तो ये भी हो सकता है कि हमारी एक चीज़ इनमें दो चीज़ों में फॉल कर रही है या नहीं भी कर रही। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट। अब इस कम्युनिकेशन को क्या किया गया है, ट्रांसमिट किया है, एक से दूसरे को भेजा है, और ट्रांसफर्ड वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब देखो ये जो आपने ट्रांसफ़र करा है ना, कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट किया है, तो ये कैसे हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, मैंने किसी और पर्सन को भेजा, अपनी फ्रेंड को मैसेज करा, या ये हो सकता है पर्सन टू डिवाइस, मैंने अपने आप से किसी डिवाइस को भेजा, फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंप्यूटर को भेजा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है डिवाइस टू पर्सन, किसी डिवाइस से मेरे पास मैसेज आया, डिवाइस टू पर्सन हो गया, या डिवाइस टू डिवाइस भी हो सकता है कि एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर दिया कम्युनिकेशन को। ठीक है, और बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो आप, ये मैनुअल नहीं है, मतलब पर्सन टू पर्सन में आप थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही कम्युनिकेट करोगे। अगर मैं विदाउट यूजिंग एनी मोबाइल फ़ोन अभी किसी से बात करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन इन मैनुअल मोड। ठीक है, बट अगर मैं किसी पर्सन से थ्रू फ़ोन कम्युनिकेट कर रही हूँ, सिर्फ वही वाली जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में फॉल करेगी। ठीक है,
सो बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कई तरह की हो सकती है, जैसे कि इंक्लूडिंग अ टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स, कैमराज और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स थे उनको डिफ़ाइन कर दिया। मोबाइल डिफ़ाइन कर दिया, टेलीफोन कर दिया, कंप्यूटर कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको लगा कि हो सकता है टेक्नोलॉजी के बेस पर कुछ नई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाएं। तो इन्होंने क्या कर दिया, रेजिडुअरी क्लॉज डाल दिया कि और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ताकि अगर विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू डिवाइसेस भी आ जाती हैं तो वो भी इस डेफिनेशन में फॉल कर जाएं, ठीक है। और इन्होंने फर्दर क्या कर दिया कि और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है ये कम्युनिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन से डिफाइन करेगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के एक क्लॉज में देखा था ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो वहाँ पर जो सच अदर मीन्स डिफाइन करने थे वो करने थे स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है हमारी, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन से डिफाइन करेगी वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमें ये डिफरेंस याद रखना है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में, जुडिशरी में या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ओके। अब हम हाई कोर्ट की डेफिनेशन भी कर ही लेते हैं। तो हाई कोर्ट का क्या मतलब है, ये सेम ही है जो पहले था। इट सेज हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट, हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। किसी स्टेट के रिलेशन में उस स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसको हाई कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। जैसे पंजाब के लिए क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है तो उसको मानेंगे। इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। तो अगर कोई यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो उस यूनियन टेरिटरी पर अगर किसी और स्टेट हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया गया है तो उस स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसको ही हम उस यूनियन टेरिटरी की हाई कोर्ट मानेंगे। थर्ड, इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर किसी हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी पर किसी स्टेट की हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड नहीं किया गया तो उस केस में क्या होगा, उस यूनियन टेरिटरी के जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील है उसको हम हाई कोर्ट मानेंगे, एक्सेप्ट कि वो जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो हम जो भी हमारा इंडिया है उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन सबकी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अगर यूनियन टेरिटरी की कोई और हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील है तो उसको हम हाई कोर्ट मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंक्वायरी भी देख ही लेते हैं। तो इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट कौन करेगा, या तो कोर्ट करेगी या मजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा। मतलब ये एमसीक्यू आता है हमारे पास कि कैन इंक्वायरी बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, तो नो, बिकॉज इंक्वायरी हमेशा कोर्ट और मजिस्ट्रेट के थ्रू ही होगी। और क्या इसमें ट्रायल आता है, तो इट सेज अदर देन अ ट्रायल। तो जहाँ इंक्वायरी ख़त्म होती है वहाँ ट्रायल शुरू होता है, यही डिफरेंस है इंक्वायरी और ट्रायल में, ठीक है। तो इंक्वायरी में ट्रायल नहीं आएगा, जहाँ इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी वहाँ से हमारा ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो आज हम इतनी डेफिनेशंस कर लेते हैं, कल हम बाकी के डेफिनेशंस को करेंगे। अगर आपको इन डेफिनेशंस में कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट, ओके। और अगर आपकी कोई सुजेशन हो तो आप अपनी सुजेशन भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।